नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर के यूनिट 3 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे सिनेमा में कैमरे की क्या भूमिका होती है। मतलब सिनेमाटोग्राफी के बारे में आज इसमें बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इसमें जो प्रश्न होते हैं उसके बारे में। और इसमें वैसे प्रश्न तो जो फोर्थ यूनिट है उसमें पूछे जाएंगे, और जो सेकंड यूनिट का थर्ड पार्ट था उसमें भी पूछे गए थे इससे संबंधित क्वेश्चन, तो आप उसमें भी इसे देख सकते हैं। तकनीकी पक्ष है वैसे सिनेमा का, आप इसे मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सिनेमा का तकनीकी पक्ष। तो जैसे यहाँ पे लिखा है वर्तमान दौर में हमारा सिनेमा हॉलीवुड से बहुत कुछ सीख रहा है और उसकी नकल भी कर रहा है। आपको भी पता होगा कि जो हमारा भारतीय सिनेमा है वो पहले ऐसी फिल्में नहीं बनाता था जैसी फिल्में अब वो बनाने लगे। जैसे कि आप देखते हो कि अब इसमें वीएफएक्स और जो इसमें जो तकनीक है उसका ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया है। जो कहानी है वो उसकी जो भूमिका उसमें गौण हो जाती है, और जो एक्शन सीन होते हैं उसकी भी भरमार रहती है। और उसमें जो एक्टर्स होते हैं वो जो एक्टिंग करते हैं वो भी उसमें कम ही लगती है देखने में। तो यहाँ से जैसे इसकी शुरुआत होती है कि किसी भी सिनेमा को बेहतर बनाने के लिए उसके प्रभाव में वृद्धि करने के लिए तकनीक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे कैमरा, साउंड, लाइट आदि आदि के प्रभाव से आज सिनेमा ने अपने दृश्यात्मक से लेकर ध्वन्यात्मक तक में प्रभावशाली परिवर्तन कर लिया है। सिनेमा में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कैमरा, जिसकी सहायता से शॉट लिया जाता है। आपको शॉट का महत्व पहले भी पता चल चुका होगा कि किस प्रकार से कैमरे का विकास हुआ, जिसके कारण आज हमारे सामने सिनेमा का ये रूप हमें देखने को मिलते हैं। कैसे ल्यूमियो बंधुओं ने 10-10 सेकंड के जो फ्लिकर्स थे, छोटे छोटे शॉट्स, उनसे आज 3-3 4-4 घंटे की जो मूवी बनती है उसको आप तुलना कर सकते हैं। तो सिनेमा में एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैमरे का होता है। दिग्दर्शक जो डायरेक्टर होता है वो फिल्मांकन के समय रोल कैमरा कहता है, और फिर उसके बाद जब एक सीन एक शॉट पूरा हो जाता है उसके बाद वे कट एंड प्रिंट कहता है। अब कैमरे को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है, और फिर जब मतलब जो शॉट बदल जाता है तो ऐसे ही किया जाता है। और फिर उसके बाद एक ही दृश्य में कई शॉट हो सकते हैं और होते भी हैं। जैसे कि कोई बातचीत चल रही होती है, अगर किसी मुद्दे पर किसी मूवी के अंदर, तो उसमें जैसे कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं राम और श्याम, तो राम ने जब बोला तो वो एक शॉट कहलाएगा। फिर श्याम ने बोला, एक शॉट हुआ। फिर उसके बाद राम ने उस पर क्या रिएक्ट करा, ये तीसरा शॉट। ऐसे करके मतलब जब तक ये बात चलते रहेगी तो उसमें शॉट होते रहेंगे, या फिर इसको एक ही शॉट में भी लिया जा सकता है। दूसरी तरफ एक ही शॉट एक ही दृश्य से दूसरे और तीसरे में जा सकता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि कैमरा पात्रों के पीछे पीछे निकलकर यहाँ से वहां जाता रहता है। जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है कि हीरोइन अपने पति से लड़कर बेडरूम से निकल पड़ी और कैमरा उसके पीछे हो लिया। बैठक को पार करते हुए वह घर से बाहर पहुंची जहां उसका प्रेमी उसका इंतजार कर रहा था। फिर वह गाड़ी में बैठी और कैमरा भी उसके साथ फिर चल दिया। फिर यही मतलब कि शॉट होता है इससे। शॉट भी इसमें कई तरह के होते हैं। जैसे लॉन्ग शॉट जो दर्शक को घटना स्थल से परिचित करवाने का काम करते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म पर गाड़ी आती है और कोई व्यक्ति किसी के आगवानी के लिए आया हुआ है। कभी कभी कैमरे को बहुत ही दूर रखकर फिल्मांकन किया जाता है, तो इससे एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट कहते हैं। जैसे कि अगर कोई पहाड़ ये सब है, जैसे आपने पुरानी हॉरर मूवीज में देखा होगा कि पहाड़ ये सब को बहुत दूर से दिखाया जाता था जिससे कि पूरा पहाड़ दिख सके, तो ये एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। या फिर जैसे कि इसमें कवर शॉट या मास्टर शॉट शॉट भी कहा गया है, कि जैसे यह पता चल जाए कि कौन कहाँ पर है। जब कैमरे के सामने किसी पात्र या वस्तु को इतना नजदीक तक रख दिया जाता है जिससे कि केवल वही जो भी वस्तु है वही दिखाई दे, तो इसे क्लोज शॉट कहते हैं। और बाकी का इसमें जैसे भाव भंगिमा इत्यादि पर अगर कोई शॉट किया जाता है तो उसे रिएक्शन शॉट कहा जाता है। अब इसमें बात आ जाती है डबिंग की। जैसे आपने देखा होगा कई जो तमिल, मलयालम, कन्नड़ और भी कई मूवीज हैं जो जिनको जो गुजराती, मराठी भी मूवीज, या इंग्लिश आप फ्रेंच या स्पेनिश मूवीज ले सकते हो, कोरियन मूवीज ले सकते हो। इन सब मूवीज की जो मतलब कि एक भाषा से दूसरे भाषा में
जो रूपांतरण होता है उसी को डबिंग कहा जाता है। जैसे हिंदी में उनको डब किया जाए या इंग्लिश की मूवी को फ्रेंच में, फ्रेंच की मूवी को इंग्लिश में, इत्यादि जितने भी है उसी को यहाँ पे डबिंग कहते हैं। मतलब बिना उसी फिल्म को वापस से फिल्माए, बिना शूटिंग के उस फिल्म को सिर्फ उसमें आवाज, उसमें संवादों को लैंग्वेज चेंज करके दिखाना ही डबिंग कहलाता है। जैसे यहाँ पे बताया जा रखा है कि भाषा को, मतलब कि उसे दूसरी भाषा के शब्दों में बोल रहा हो। इसमें कई बार दिक्कत भी ये आ जाती है कि जैसे तमिल मूवीज आपने देखी होंगी तो कई बार उसमें जो बोलने वाला एक्टर रहता है वह बहुत जल्दी जल्दी बोलता है क्योंकि वो इनकी मूल भाषा रहती है। लेकिन जब उसमें हिंदी में डबिंग होती है तो कई बार वो अपनी बात खत्म कर चुका होता है लेकिन आवाज़ जो है वो आते रहती है। आपने कई मूवीज में ये नोटिस करा होगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रखा है, जो चीज़ यहाँ पे ब्लर हो गई है तो उन समस्याओं से निपटना भी एक तरीके से इसमें आवश्यक होता है। तो सिनेमा का तकनीकी पक्ष यहाँ से चालू होता है। सिनेमेटोग्राफर, कैमरामैन, कैमरा तथा कैमरामैन के बिना फिल्म नहीं बन सकती। वे सभी कार्य जो कैमरे की आवश्यकता से होते हैं, तकनी जैसे यहाँ पे बता रखा है कैमरा स्टैंड, फिल्म स्पीड, लेंस चुनाव। लेंस का चुनाव क्यों? क्योंकि जब हम क्लोज शॉट, लॉन्ग शॉट या फिर जो बहुत दूर का दिखाना रहता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये सब चीज़ें आती है, फ्रेम कंपोजिशन, फ्रेम लेना, कैमरा कौन, आदि सभी कार्य कैमरामैन का को आना अत्यावश्यक होते हैं। साथ ही कैमरामैन को यह भी पता होना चाहिए कि फिल्म निर्देशक क्या चाहता है। जैसा कि आपको पता हो कि कई बार कोई, अगर दो व्यक्ति मिलके काम कर रहे हो और उनको बहुत साल से अगर वो काम कर रहे हो तो उन्हें पता लग जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता है। तो वैसे ही कैमरामैन और डायरेक्टर के बीच में होता है। अगर कैमरामैन को यही पता नहीं हो कि डायरेक्टर कौन से एंगल से कौन सा शॉट लेने को कह रहा है तो फिर इससे दोनों में तालमेल नहीं बैठ पाता और फिल्म भी अच्छी नहीं बन पाती। तो यहाँ पे बताया जा रखा है कि अधिकांशतः यह देखा जाता है कि एक निर्देशक विशेष कैमरामैन को लेकर ही साथ में काम करता है। तो मतलब जल्दी कैमरामैन चेंज नहीं होते इसमें। निर्देशक को एक पटकथा की ज़रूरत के हिसाब से दृश्य के अनुसार कैमरामैन की लाइट की व्यवस्था करनी होती है। अब इसमें लाइट व्यवस्था की बात आती है तो लाइट व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्मल लाइट्स में नहीं बन पाती हैं मूवीज़। इनके लिए स्पेशल लाइट होती हैं जो हाई वोल्टेज की रहती हैं। और जैसे हॉरर मूवीज़ में आपने इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छे से देखा होगा। या जैसे आपने इन मूवीज़ को कई बार मूवीज़ में भी दिखाया जाता है शूटिंग्स को। जैसे ओम शांति ओम मूवी में आपने देखा होगा किस प्रकार से उसमें शूटिंग के लिए लाइट्स इत्यादि का उपयोग किया जाता है। तो लाइट व्यवस्था फिल्म तकनीक का एक महत्वपूर्ण अंग है। दृश्य को कैमरे में प्रभावशाली ढंग से बंद करने के लिए लाइट व्यवस्था का होना महत्वपूर्ण है। हर एक सीन के अनुरूप लाइट व्यवस्था करना ज़रूरी होता है। इंडोर शूटिंग के लिए बड़े बड़े पावर के बल्ब की ज़रूरत होती है। जैसे सूरज की रोशनी यदि कम हो तो फिर इन उपकरणों का उपयोग करके कृत्रिम लाइट को जो है बनाया जा सकता है। कैमरामैन की सूचना के अनुसार लाइट बॉयज खड़े होते हैं तो मतलब इसमें सबका तालमेल बना रहता है। कैमरामैन की सूचना के अनुसार लाइट बॉयज या लाइटमैन खड़ा रहता है और लाइट बॉयज होते हैं या लाइट की जो संपूर्ण व्यवस्था होती है लाइटमैन के हाथों में होती है। अब इसमें साउंड रिकॉर्डिंग की बात आ जाती है। शूटिंग के दौरान कलाकारों के संवाद तथा अलग अलग ध्वनियों को ध्वनि मुद्रित किया जाता है, मतलब उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। शूटिंग के समय बोले गए संवाद को गाइड ट्रैक के रूप में ध्वनि मुद्रित किए जाते हैं। उसके बाद उसी टेप्स को डबिंग करके संबंधित कलाकारों से रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनके होठों की हलचल के साथ मैच करके ध्वनि मुद्रित किया जाता है। मतलब उनके जो संवाद होते हैं उनको रिकॉर्ड करके फिर उसके बाद उन्हें स्टूडियो में लगा करके और जो वीडियो या जो भी मूवीज होती हैं उनके साथ उन्हें मैच करके उसे जोड़ा जाता है। यही संवाद का साउंड ट्रैक अंतिम प्रिंट आता है। इसलिए मूलभूत तौर पर शूटिंग के समय ध्वनि मुद्रण आवश्यक होता है। अब डबिंग की बात आती है जिसमें जो प्रिंटिंग की अंतिम रूपरेखा के अनुसार साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हर एक कलाकार से उनके संवाद कहलवाए जाते हैं। एक प्रक्रिया को डबिंग कहते हैं। शूटिंग के समय रिकॉर्ड किए गए संवाद को फिल्म में नहीं रखा जाता है।
या मतलब कि वहाँ पे डायलॉग बोले जाते हैं, लेकिन उनको रखा नहीं जाता है, उन्हें गाइड ट्रैक की तरह रखा जाता है कि मतलब अगर कहीं गलती कोई शब्द गलत हो गया तो उन्हें यूज कर लिया जाएगा। फिर बाद में प्रत्येक दृश्य को पर्दे पर डालकर एक एक दृश्य के अनुसार कलाकारों से संवाद बुलाए जाते हैं, और कलाकार पर्दे पर अपने अभिनीत चरित्र के होठों की गति को देखते हैं और अपने होठों की गति से मिलाकर वे संवाद बोलते हैं। वे गाइड ट्रैक की सहायता लेते हैं। इसमें डबिंग उस जैसे कि अगर कोई मूवीज को भी डब करना होता है तो इसी प्रकार से उन मूवीज को भी डब किया जाता है। हर एक सीन के साथ जो कलाकार होता है, जो आर्टिस्ट होता है, वो ऐसी ही चीजें करता है। शूटिंग के समय संवाद बोलने में यदि कोई कमी रह गई हो, उच्चारण में त्रुटि रह गई हो, तो डबिंग के समय उसे सुधारने का सुयोग रहता है। डबिंग में संवाद के अलावा और भी कोई शब्द रिकॉर्ड नहीं होता। तो ये इसमें कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पे। शायद एक पेज मिस हो गया इसमें से, मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा। मैं 1 मिनट आपको बता देता हूँ उस बारे में। जस्ट इसमें जैसे कि यहाँ पे हिंदी सिनेमा के तकनीकी पक्ष पर एक विस्तृत टिप्पणी के बारे में लिखने को आ रखा है। तो ऐसी ही चीज़ें हैं इसमें, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। डबिंग के बाद यहाँ पे हम बात करते हैं साउंड इफेक्ट्स की। साउंड इफेक्ट्स के बारे में भी आपने जानकारी होगी आपको थोड़ी बहुत, कि डबिंग के समय साउंड इफेक्ट्स का काम बाकी रहता है। जैसे कि डबिंग में तो सिर्फ जो शब्द ये सब होते हैं, जो भी संवाद होते हैं, उनको बोला जाता है। लेकिन संवाद के अलावा फिल्मों में अन्य आवाज़ें भी होती हैं, जैसे जूते पहनकर चलने की आवाज़, या फिर बारिश की आवाज़, या फिर और भी कई प्रकार की आवाज़ होती है, पशु पक्षियों की आवाज़ें इत्यादि। हॉरर मूवीज में भी कई प्रकार की आवाज़ें होती हैं। तो इन सब आवाज़ों को जो होता है उनको सीन के हिसाब से लगाया जाता है, और फिर इसमें इनको जोड़ दिया जाता है। जो आवाज़ें होती हैं हॉरर और जो डरावनी आवाज़ें रहेंगी हॉरर मूवी में जोड़ा जाता है। अपना ड्रामा सेंस का इस्तेमाल करते हुए जो शब्द यंत्री होता है, फिल्म के विभिन्न दृश्यों में इन समस्त ध्वनियों, संगीत एवं संवादों को दक्षता के साथ रिकॉर्ड करते हैं। तो यही बातें आ जाती है इसमें जो एक प्रश्न था, प्रश्न एक, हिंदी सिनेमा की अंतर वस्तु की विशेषताओं पर प्रकाश डाले। तो हमें हिंदी सिनेमा के जो भी उनके अंदर चीज़ें रहती हैं, जैसे अभी हमने तकनीकी पक्ष के बारे में बात करी उसकी, तो उसकी विशेषताओं पर आपको इसमें प्रकाश डालना होगा, इसमें बातें करनी होंगी आपकी। तो ये हमारा थर्ड यूनिट से रिलेटेड वीडियो थी। तो अगर आपको इसमें और किसी भी चीज़ कोई वीडियो चाहिए तो इसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर किसी को इसकी आवश्यकता है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको इससे कुछ सीखने को समझने को मिला है तो कृपया कर इसे लाइक कर दें। धन्यवाद।